नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सक्षम अकादमी में। और आज अलंकार का पार्ट 2 थोड़ा सा लंबी वीडियो रहेगी, लेकिन अंत तक बने रहना। जो भी भेद आपका बचे हुए हैं अर्थालंकार के अंतर्गत जो भी बहेंगे वो इस वीडियो में आ जाएंगे, क्योंकि मुझे भी पता है कि अभी मैंने टाइम निकाल लिया तो बन गई वीडियो, वरना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही वीडियो में यहाँ पर आपका जितने भी चीज़ें आपके पास मेन एग्जाम्पल के हिसाब से मिलेंगी वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बिना ज़्यादा कुछ समय व्यर्थ करे इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अर्थालंकार, देखो शब्दालंकार की परिभाषा थी कि शब्दों का विशिष्ट प्रयोग हो रहा था। अर्थालंकार में आपके पास मिल जाएगा कि काव्य में जहां शब्दों के विशिष्ट अर्थ के कारण क्या हो, चमत्कार हो, वहां क्या हो जाएगा आपका अर्थ के कारण हो रहा ना, इसलिए अर्थालंकार। ये परिभाषा हम पहले भी देख चुके हैं। इसमें जो मेनली आपके पास भेद आने वाले हैं अलंकारों के, उनमें हमारे पास सबसे पहले आता है आपके पास एक उपमा अलंकार। और उपमा की फैमिली में या उपमा के ही साथ साथ चीज़ों को और पढ़ा जाता है, जिसमें हमारे पास प्रतीप अलंकार आ जाएगा उपमा के साथ साथ, उपमेय योपमा अलंकार आ जाएगा साथ साथ में। यहीं पर आपके पास अनन्वय अलंकार आ जाएगा साथ साथ में। ठीक, तो ये चीज़ें आपके पास मुख्य रूप से उपमा के अंतर्गत मिल जाएंगी या उपमा के ही साथ साथ इनको पढ़ा जाएगा। इसके अलावा हमारे पास अलंकार आ जाएंगे रूपक, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, एक आ जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार, एक आ जाएगा मानवीकरण अलंकार, एक आता है संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार आ जाएगा, विभावना आ जाएगा, विशेषोक्ति अलंकार आपके पास आ जाएगा, दृष्टांत आ जाता है, उल्लेख अलंकार आ जाएगा, विरोधाभास अलंकार आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा व्यतिरेक। इतने ही नहीं है इसके आगे बहुत सारे, लेकिन मैंने वही कहा कि हम फिलहाल पेपर को मद्देनजर रखते हुए पेपर के हिसाब से जो हमारे लिए ज़रूरी है, पुराने आए हुए प्रश्नों के आधार पर या आगे उन्हीं के आने की संभावना वगैरह के आधार पर देखें, तो ये अलंकार हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जितनी भी आपका वीडियो रहेगी बस बने रहना, ज़्यादा कुछ फटाफट से भागने की कोशिश मत करना। हाँ, 2x वगैरह में देखो आराम से, वैसे तो जिस तरीके से शायद मैं बोलता हूँ तो 2s में तो वो 4x बन जाएगी। ठीक है, चलो फिर भी यहाँ पर हम बात करते हैं सीधे बिना समय गंवाए। सबसे पहला हमारे पास भेद आता है उपमा अलंकार। देखो, उपमा अलंकार की अगर हम बात करें तो उपमा का सामान्य अर्थ सीधे होता है तुलना। और इसी तरीके से यहां पर आपके पास मिल जाएगा कि काव्य में जहां एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है। सिंपल सा परिभाषा, तुलना अगर हो रही हो तो वो आपका किस में आ जाएगा, उपमा में। उपमा के अंतर्गत थोड़ा सा इसको और चीज़ें देखें, क्योंकि यही तुलना मैंने कहा कि भाई उपमेय के साथ जो भी था आपका प्रतीप, उपमेय, उपमा वगैरह सब मिल जाएगा, वहाँ पर भी तुलना मिलेगी। लेकिन अब उपमा अलंकार को अलग से निर्धारित करना हो तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहली चीज़ उपमा अलंकार में क्या होगा, उपमा में प्रत्यक्ष विषय वस्तु की तुलना प्रत्यक्ष विषय वस्तु की तुलना किससे होती है? अप्रत्यक्ष
विषय वस्तु से होती है। कहीं पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को प्रस्तुत या अप्रस्तुत भी दिया हुआ है, तो वो भी ध्यान रख लेने वाली बात है। ठीक, और एक चीज यहां पर फिलहाल ध्यान रखना कि अगर उपमान अप्रत्यक्ष है तो अलंकार हो जाएगा उपमा। इसको ना जब उपमा और प्रतीप हो जाएगा तब थोड़ा सा कंपेयर करेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, कैसे हम किसी चीज़ को सामने माने कैसे न माने, थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की जब बात की जाती है, जब भी आपके पास वैसे तो जिसका वर्णन हो रहा है उस तरीके से आ जाएगा, लेकिन फिर भी जो प्राकृतिक चीज़ें होंगी, नदी, आकाश, झरना, सूर्य, चंद्रमा वगैरह, कोई आपका प्राकृतिक कोई फसल वगैरह, जो भी कुछ चीज़ें वनस्पति वगैरह, वो हमेशा अप्रत्यक्ष होगी। जो मनुष्य से संबंधित चीजें होंगी वो हमेशा सामने होंगी, यानी आपका क्या होंगी, प्रत्यक्ष होंगी। तो उस आधार पर यहां पर आपके पास चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिलहाल इसके बारे में सामान्य परिचय इसका उपमा अलंकार का हो जाता है। यहां पर हमारे पास उपमा अलंकार की अगर हम बात करेंगे तो कुछ चीजें इसके अंतर्गत आते हैं, पॉइंट बना के यहां पर आपको लिखना है। उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के अंग, देखो 4 अंग हमारे पास उपमा अलंकार के मिल जाते हैं, जिनमें से हम बात करते हैं किसकी, उपमेय की, हम बात करते हैं किसकी, उपमान की, हमारे पास आ जाएगा सामान्य गुणधर्म, और हमारे पास आ जाएगा वाचक शब्द। ठीक है, अब ये होते क्या क्या हैं, देखो उपमेय होगा सीधे सीधे कि जिस संज्ञा का वर्णन किया गया हो, जिस संज्ञा का वर्णन किया गया हो, वर्णन किया जा रहा हो, या आप दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हो कि जिसकी तुलना की गई हो, क्योंकि वर्णन भी उसी का मिल जाएगा जिसकी क्या हो रही होगी, तुलना हो रही होगी। उपमान हमारे पास मिलता है कि जिस संज्ञा से उपमेय की तुलना की गई हो, जिस संज्ञा से उपमेय की तुलना की जा रही हो या की गई हो, और यहां पर आपको ब्रैकेट में लिखना है क्या कि वाचक से पूर्व की संज्ञा। अभी वाचक के बारे में भी लिखेंगे, फिलहाल बस इतना यहां पर देख लें। सामान्य गुणधर्म आता है वह गुण, या फिर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखूं कि उपमेय व उपमान का वह समान गुण जिसके आधार पर दोनों में तुलना की गई हो। हम अगर 2 चीजों की तुलना कर रहे हैं, मैंने कहा एक मुख है एक चंद्रमा है, चंद्रमा से अगर तुलना करूं किस आधार पर करूं कि मुख चंद्र सा सुंदर है, दोनों सुंदर है, मुख भी सुंदर है, चंद्रमा भी सुंदर है, और दोनों में समान गुण है, उसके आधार पर तुलना की जा रही है। मैंने कहा मोहन सोहन से लंबा है, लंबाई एक आधार है दोनों के तुलना करने की। मैंने कहा गणेश रमेश से बुद्धिमान है, बुद्धिमान होना दोनों का समान गुण है, उसी को बेस मानकर क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। तो जिसको आधार मानकर, जिस गुण को आधार मानकर तुलना की जाती है वो हो जाएगा सामान्य गुणधर्म। वाचक शब्द आता है कि जो शब्द तुलना का बोध कराते हैं, जो शब्द तुलना का बोध कराते हैं वो क्या हो जाएंगे, आपका वाचक शब्द। और उपमा अलंकार ना आधा से ज़्यादा सब लोगों ने लगभग इसी तरीके से रटा होता है, वाचक शब्दों को रट के, कि वाचक शब्द में क्या मिल जाएगा, सा, सी, से, सम, समान, सरीखा, सरीखी, कहीं पर जिम भी आ जाता है, और जैसे वगैरह, ये सारे के सारे क्या मिल जाएंगे आपको।
तुलना के लिए आपके पास इनका बोध होगा, या ये आपका किसका बोध कराएंगे, तुलना का बोध कराएंगे। अब यहाँ पर अब वापस आ जाओ इस पे, हमने लिखा है कि वाचक से पूर्व की संज्ञा। भाई वाचक से पूर्व की संज्ञा अब पता चल जाएगा ना कि वाक्य जो आपके पास दिया होगा, वाचक मिल गए हमारे पास सासी से, सम समान, सरीखा सरीखी। वाक्य में अगर इनसे पहले जो संज्ञा होगी वो क्या हो जाएगी, उपमान। अब वो उपमान हो जाएगी, दूसरी संज्ञा खुद ही उपमेय हो जाएगी, और बाकी आपके पास यहाँ पर चीज़ें आ जाएंगी। ठीक, तो इनको देखना। अब यहाँ पर क्या होता है नॉर्मली कि हमारे पास नोट करके एक चीज़ को यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि अब उपमा अलंकार के भी ना दो भेद आपके पास मिलेंगे इन 4 अंगों के आधार पर। ठीक है, अगर माना कहीं पर आता है कि जिस उपमा में चारों अंग हों वो क्या हो जाएगा, पूर्ण उपमा। और जिस उपमा में सामान्य गुणधर्म का लोप हो, जिसमें सामान्य गुणधर्म का लोप अगर हो जाए उसको लुप्तोपमा कहा जाता है। देखो लोप क्यों होता है, कुछ चीज़ें आपका फिक्स होती हैं कि माना अगर चंद्रमा से तुलना की जाए तो मैंने कहा कि मुख चंद्र सा सुंदर है। भाई बताने की आवश्यकता नहीं है कि सुंदर है, क्योंकि चंद्रमा से अगर तुलना की जा रही है तो मैं सुंदर को हटा भी सकता हूँ। वाकई इस तरीके से भी हो सकता है कि मुख चंद्र सा है, वो खुद ही बात कंफर्म वाली, मतलब खुद समझने योग्य है कि भाई चंद्रमा है तो सुंदरता की ही बात की जा रही होगी, समझ रहे हो। तो वो आपके पास इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, उदाहरण के हिसाब से अगर हम यहाँ पर समझे, माना मेरे पास एक उदाहरण यहाँ पर आता है कि आपके पास कि पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मन डोला, ये एक अलंकार है आपका उपमा का उदाहरण। और इसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले पहचानने के लिए हमारे पास आ जाता है सरिस। सरिस क्या है, वाचक शब्द है। हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ कि वाचक शब्द से पहले की जो संज्ञा होगी वो उपमान होगी। पीपल का पत्ता यहां पर बताया गया है, ये क्या हो जाएगा, उपमान। दूसरी संज्ञा हमारे पास कौन है, मन। मन क्या हो जाएगा, उपमेय। क्योंकि पीपल का पत्ता भी डोलता है, डोलता यानी हिल रहा है हवा से, और उसी की तरह मन भी डोल रहा है। ये गुण दोनों में आपके पास मिल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, समान गुण का बोध कराएगा। देखो भाई तुलना तो आसानी से पता चल रहा कि पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। मन की तुलना की जा रही है किससे, पीपल के पत्ते से। ठीक, पहचानने के लिए इस तरीके से आ जाएंगे। अब यहां पर 1 2 3 4 चारों अंग आपके पास मिल जाते हैं, तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, पूर्ण उपमा की। ये पूर्ण उपमा है जिसमें चारों अंग आपका मेंशन किए हुए हैं। हमारे पास वहीं एक उदाहरण इस तरीके से आ जाता है कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। अब यहां पर कोटि कुलिस का अर्थ क्या है भाई, देखो जो आपके पास यहां पर कुलिस शब्द आता है, कुलिस का अर्थ हो जाएगा वज्र। कोटि का मतलब करोड़ों होता है। ठीक, कि करोड़ों वज्र के समान है तुम्हारे वचन। ये आपका जब शिव जी का धनुष तोड़ा गया था राम जी के द्वारा सीता स्वयंवर में, तो वहां पर लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण जी के द्वारा इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कि जो तुम्हारे वचन है वो किसके समान है, करोड़ों वज्र के समान है। अब देखो ध्यान से फिर से कि हमारे पास क्या मिल गया, सम। सम का अर्थ यानी सम यहाँ पर क्या मिल गया, वाचक शब्द। वाचक शब्द से पहले की संज्ञा कोटि कुलिस, कोटि मतलब करोड़ों, उसकी विशेषता उसी के साथ आ जाएगी। ठीक है, तो वाचक शब्द से पहले की संज्ञा हमारे पास क्या मिल जाती है, उपमान। दूसरी संज्ञा है कि वचन तुम्हारे, कैसे है वचन तुम्हारों, किसी के वचनों की बात की जा रही है ना, कि तुम्हारे वचन कैसे हैं, करोड़ों कुलिस के समान है, तो ये हो जाएगा उपमेय। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, समान गुणधर्म क्या है, अनुपस्थित। इसमें समान गुण है ही नहीं, लेकिन तुलना तो हो रही ना। कुलिस का मतलब क्या होगा, वज्र, कठोरता के लिए आ जाएगा, पुष्प कोमलता के लिए आ जाता है। ठीक, तो यहां पर कठोर लिखने की जरूरत नहीं है, वो वज्र से खुद पता चल रहा है कि भाई कठोरता की बात की जा रही है, समझ रहे हो। तो यहां पर अभी ये क्या हो जाएगा आपके पास,
लुप्तोपमा अलंकार हो जाएगा। तो उपमा के दो भेद, अब इनको ना यहीं तक रखना, क्योंकि आगे जो एग्जाम्पल होंगे ज़्यादा कुछ ढूंढने की कोशिश मत करना, मिल जाएंगे सभी चीज़ें, लेकिन उससे पहले जरूरी ये है कि आपको बस उपमा की पहचान करनी है, ठीक है। उदाहरण हमारे पास कई सारे होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम उदाहरणों की बात करेंगे तो हमारे पास आता है, जैसे माना, अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, समझेंगे चीज़ों को। हमारे पास आता है क्या कि जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, देखो जो सासी से होगा ना, उससे पहले योजक का भी प्रयोग होता है, डैश का। उस डैश की बहुत महत्ता है अभी आगे रूपक अलंकार में, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है कि हरिपद कोमल कमल से, कि जो हरि के पैर हैं वो कमल के समान क्या है, कोमल है। अब ढूंढोगे तो वाचक, वाचक से पहले की संज्ञा उपमान, एक संज्ञा हरि के पैर हैं उपमेय, और दोनों क्या है, कोमल, तो चारों मिल रहे, तो यहाँ पर भी आपका पूर्ण उपमा है, ठीक है। फिर उस पर मत जाओ, बस केवल आपको ये पता होना चाहिए कि हरि के पैरों की तुलना कमल से की जा रही है, ये से तुलना बोध ये करा रहा है, ठीक है। हमारे पास आता है माना कि सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरिसा ऊंचा हो जिसका मन, गिरिसा ऊंचा हो जिसका मन। दो अलग अलग यहां पर उपवाक्य हैं, और दोनों उपवाक्यों में आपके पास क्या मिल जाएगा, उपमा मिल जाएगा। पहचान तो सासी से मिल जाएगी ना। तो सागर के समान हृदय क्या है, गंभीर है, और गिरि के समान पर्वत, यानी गिरि यानी पर्वत के समान मन क्या है, ऊंचा हो जिसका। चारों अंग मिल जाएंगे, ये भी पूर्ण उपमा है। लेकिन फिलहाल वो छोड़ो, आपके पास सागर से तुलना की जा रही है हृदय की, और गिरि से तुलना की जा रही है मन की, तो वहां पर आपके पास क्या मिल जाएगा, उपमा मिल जाएगा। एक आपके पास यहां पर आता है कि फैली खेतों में दूर तलक, फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, कि खेतों में क्या है, हरियाली दूर तक फैली हुई। क्या फैली हुई, देखो अगर मैं पहले उपवाक्य को हटा भी दूं तो यहां पर आपके पास मखमल सी कोमल हरियाली, कि हरियाली का वर्णन किया जा रहा है। हरियाली कैसी है, मखमल के समान कोमल है। तो यहां पर भी आपका ये तुलना कर रहा है, यहां पर सा था, यहां पर भी आपके पास सा वगैरह मिल जाता है। और मिलता है यहां पर आपका नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, कि जो हृदय था वो नीले गगन की भांति क्या हो रहा था, शांत हो रहा था। नीला गगन भी शांत होता है, हृदय भी शांत होता है, दोनों की तुलना सा कर रहा है। चारों अंग है, यहां पर भी पूर्ण उपमा मिल जाएगा। अगला हमारे पास आता है कि यह देखिए, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। ये देखो कि अरविंद यानी कमल के समान शिशु, शिशु वृंद, शिशु का मतलब बच्चा, सभी को पता है, वृंद लगता बहुवचन के लिए, ठीक है, मुनि वृंद, शिशु वृंद। तो यहाँ पर आपके पास शिशुओं की तुलना की जा रही है किससे, अरविंद से, कि वो अरविंद की तरह क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपका अरविंद की तरह यहाँ पर आपका सोए हुए हैं, या फिर जो भी आपका है। तो जैसे अरविंद यानी कमल सोया रहता है पानी में, इस तरीके से सुस्त वगैरह, तो उस तरीके से यहाँ पर क्या है, शिशु वृंद भी है, ये आपके पास यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल में आ जाता है, जैसे माना आपका कि प्रात नभ था, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, कि सुबह का जो आकाश था वो बहुत नीला था, किसके जैसे, शंख के जैसे, बहुत नीले होने की यहाँ पर आपके पास क्या की गई है, बात की गई है। और भी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, लिखेंगे जैसे मुख बाल रविसम, मुख बाल रविसम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ,
ठीक है, कि जो मुख है ना, मुख यानी चेहरा है, वो बाल रवि, बाल रवि का मतलब प्रातःकालीन सूर्य की बात कर रहा है, प्रातः काल का सूरज लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, जो मुख है वो बाल रवि के जैसे लाल है, और वही मुख क्या है कि ज्वाल सा बोधित, ज्वाल मतलब अग्नि वगैरह से है, कि अग्नि के समान बोधित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही चीज की तुलना दो चीजों से की जा रही है, तो यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा क्या, उपमा अलंकार, और सा वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपका बाल रवि सम की बात की गई है। एक यहाँ पर और एग्जाम्पल इसका फिलहाल देख लो, आता है कि असंख्य कीर्ति रश्मियां, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी। ध्यान से पढ़ना भाई, देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि असंख्य कीर्ति रश्मियां, रश्मियां मतलब किरणें, रश्मि पर्यायवाची किरण का, कि जो बहुत सारी कीर्तिमान किरणें हैं वो विकीर्ण दिव्य दाहसी, विकीर्ण हो रही यानी जल रही है, चमक रही है, किसकी तरह, दिव्य विशाल दाहसी यानी अग्नि सी। तो यहां पर आपका सी से रश्मि यानी किरणों की तुलना किससे की जा रही है, दिव्य विशाल अग्नि से जो है इसकी तुलना की जा रही है। तो यहां पर भी आपके पास क्या मिल जाएगा, आपका उपमा अलंकार आपके पास मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो जो भी एग्जाम्पल आपके पास इस तरीके से मिल जाए वो आपका उपमा वगैरह में मिल जाएगा, आपका सासी से वगैरह जहां पर भी आपको रटने के लिए मिल जाता है। ठीक हो जाएगा। अब उपमा अलंकार के अंतर्गत हमने बात करी है और अलंकारों की, हमारे पास उस क्रम में सबसे पहले आ जाएगा कौन सा, प्रतीप अलंकार। देखो प्रतीप अलंकार में भी तुलना होती है, कहीं पर आपने डायरेक्टली सीधे सीधे पढ़ा हो कि भाई उपमा का उल्टा क्या होगा, प्रतीप, लेकिन होगा कैसे। प्रतीप अलंकार में क्या होगा कि अप्रत्यक्ष विषय वस्तु की तुलना, अप्रत्यक्ष विषय वस्तु की तुलना किससे होगी, प्रत्यक्ष विषय वस्तु से होती है, प्रत्यक्ष विषय वस्तु से। वहां पर आपका क्या हो जाएगा, प्रतीप अलंकार। और वहां पर हमने एक चीज लिखी है उपमान के लिए, क्योंकि उपमान पहचानना आसान है ना, कि सासी से सम समान सरीखा, यानी वाचक सबसे पहले की संज्ञा क्या होगी, उपमान, आसान है। तो उपमान बराबर प्रत्यक्ष, उपमान बराबर अगर प्रत्यक्ष होगा तो अलंकार क्या हो जाएगा, प्रतीप। और फिर से रिवीजन के लिए यहां पर फिर से लिख लो, क्या जा रहा है आपका, है ना, लिखेंगे कि अगर उपमान क्या होगा, अगर उपमान अप्रत्यक्ष होगा तो तब क्या मिल जाएगा आपको, उपमा मिल जाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल से समझते हैं दोनों को, क्योंकि अब कंपेयर करने वाली बात आ गई। अब आप सीधे सीधे ये नहीं कर सकते कि आपको देखो तुलना यहां पर भी होगी, तो ये नहीं कर सकते कि सासी से वगैरह रटा हुआ और सीधे उपमा ना। ऑप्शन में ना अगर उपमा और प्रतीप दोनों आ गए तो दोनों में सासी से वगैरह मिलेगा, लेकिन पहचान कैसे होगी, देखो इसी तरीके से पहचान होगी जो यहां पर ये बॉक्स बना लें। मैंने आपको उपमान पहचानना बता दिया कि आपको वाचक सबसे पहले की संज्ञा उपमान होगी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात बता दी कि अगर प्राकृतिक चीजें हों तो अप्रत्यक्ष है, और मनुष्य, मनुष्य जाति से संबंधित मनुष्य के शरीर अंगों की बात, मनुष्य के मन हृदय वगैरह इन सभी चीजों की बात हो रही है, तो वो आपके पास किस में आ जाएगा, सामने चीजें आ गई। थोड़ा सा मुखचंद्र वाले एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। हमारे पास माना कोई एग्जाम्पल अगर आता है कि मुख चंद्र सा है, मुख चंद्र सा है, देखो इसमें मुख क्या है, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, अप्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष की तुलना अप्रत्यक्ष से। तो ये तो परिभाषा में मैंने लिख चुका है, प्रत्यक्ष की तुलना अप्रत्यक्ष से होगी तो भाई क्या हो जाएगा इसमें आपका उपमा, वो पहले वाला जो उपमा वाला था। दूसरा, सावाचक से पहले चंद्रमा क्या है, उपमान, चंद्रमा क्या है, उपमान, और चंद्रमा उपमान क्या है, अप्रत्यक्ष, सामने नहीं है ना, तो चंद्रमा जो उपमान है वो अप्रत्यक्ष है, और उपमान अगर अप्रत्यक्ष है तो अलंकार क्या हो जाएगा, उपमा मिल जाएगा। ठीक है, इसी को उल्टा करके लिख दो कि अगर माना आपके पास आता है कि चंद्र मुख सा है, हो तो यहां पर भी तुलना रही है, लेकिन अभी तुलना कैसे हो रही है इसको अगर हम यहां पर देखेंगे तो अभी चंद्रमा, भाई चंद्रमा अप्रत्यक्ष तो अप्रत्यक्ष ही रहेगा ना। ठीक है, ये हाँ उपमेय उपमान में चेंज हो सकता है, ये अभी क्या है, अप्रत्यक्ष, और अभी क्या हो रहा है, अप्रत्यक्ष की तुलना किससे हो रही है, प्रत्यक्ष से। तो अप्रत्यक्ष की तुलना, ये लिखा ना, अप्रत्यक्ष की तुलना किससे, प्रत्यक्ष से, तो अलंकार क्या हो जाएगा, उपमा। और देखो पहचान कैसे होगी कि वाचक शब्द सासी से समान, वाचक से पहले क्या है, मुख, मुख क्या हो जाएगा, उपमान, वाचक से पहले की संज्ञा क्या कहलाएगी, उपमान। और देखो उपमान क्या है, प्रत्यक्ष है, और उपमान अगर हमने प्रत्यक्ष लिखा हुआ तो अलंकार क्या है,
प्रतीप, यहाँ पर उपमा नहीं, ये अब क्या हो जाएगा, प्रतीप हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस तरीके से उपमान को आधार मानकर आप यहाँ पर इनको कंपेयर कर सकते हो, किसको, प्रतीप और उपमा दोनों को। ठीक है, ये बॉक्स आपको रिवीजन करना पड़ेगा जितनी बार हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल वगैरह की अगर हम बात करें तो एक दो एग्जाम्पल इसके मिलते हैं। हमारे पास आ जाएगा कि उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। ध्यान से देखना, ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। भाई सासी से सम समान सरीख आ गया तो हम सोचेंगे उपमा है सीधे सीधे, लेकिन अगर प्रतीप ऑप्शन में हो, आपको कंपेयर करना हो तो किस तरीके से करेंगे। वाचक मिल गया सा, वाचक से पहले की संज्ञा क्या हो गई, वाचक से पहले की संज्ञा आपका तपस्वी, तपस्वी है ना, तो तपस्वी क्या हो जाएगा, उपमान। और यहीं पर ये सोल्व हो रहा है क्योंकि तपस्वी है ना, व्यक्ति से संबंधित है ना, तपस्वी क्या है, प्रत्यक्ष। और अभी पीछे जो बॉक्स बनाया उसमें हमने लिखा है उपमान अगर प्रत्यक्ष होगा तो अलंकार क्या हो जाएगा, प्रतीप हो जाएगा। और समझे अगर इसको कि उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, कहीं पर वर्णन किसका हो रहा, देवदार का, प्राकृतिक चीजें, और उसकी तुलना हो रही किससे, तपस्वी से। सामने कोई तपस्वी है, समझ रहे हो, तो उससे तुलना हो रही है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास इस तरीके से, ये अभी पेपर में आया हुआ था कहीं पर कि सिय वदन सम हिमकर नाही, सिय वदन सम हिमकर नाही, कि सीता के वदन के समान क्या नहीं है, हिमकर नहीं है। अब देखो बहुत आसान फिर से हो जाएगा भाई कि ये तो हो जाएगा आपका सम, क्या सम हो जाएगा वाचक, वाचक से पहले की संज्ञा सिया वदन क्या हो जाएगा, उपमान, वाचक से पहले की संज्ञा उपमान। और उपमान यानी किसी मनुष्य जाति से संबंधित है, मनुष्य से देखो कंपेयर करो ना दोनों को, एक मनुष्य के बारे में बात हो रही, एक हिमकर यानी चंद्रमा के बारे में बात हो रही। तो भाई चंद्रमा तो हमेशा अप्रत्यक्ष रहने वाला है, यहाँ पर उपमान क्या मिल रहा है, प्रत्यक्ष। और देखो उपमान प्रत्यक्ष तो प्रतीप, यहाँ पर भी उपमान प्रत्यक्ष तो क्या हो जाएगा, प्रतीप हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पर एग्जाम्पल और आपके पास यहाँ पर आता है, इसको लिख लेंगे कि आता है लोचन से अंबुज बने, लोचन से अंबुज बने मुख सो चंद्र बखानो, कि लोचन के समान क्या बने हुए हैं, लोचन यानी नेत्र के समान क्या बने हुए हैं, अंबुज कमल, और मुख के समान चंद्रमा व्याख्या कर रहा है, बखान यानी प्रस्तुत हो रहा है मतलब। ठीक है भाई, वाचक शब्द मिल गया से पहले की संज्ञा लोचन, लोचन हो जाएगा उपमान। और लोचन है ना, मैंने कहा मनुष्य से संबंधित है, मनुष्य के अंग, शरीर के अंगों से संबंधित है, तो ये आपके पास हमेशा प्रत्यक्ष। और उपमान अगर प्रत्यक्ष है तो अलंकार क्या हो जाएगा, प्रतीप हो जाएगा। यहां पर और भी है कि मुख सो चंद्र बखानु, कि मुख सो वही सासी से वाला सो है, ठीक है, इससे पहले की संज्ञा क्या आ जाएगी, उपमान। अब उपमान मुख है, व्यक्ति के शरीर के अंग की बात की जा रही है, तो ये भी प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष हो जाएगा तो अलंकार क्या हो जाएगा, प्रतीप। तो उम्मीद है कि यहां पर जरूर आपको थोड़ा सा कंपेयर करना आसान लगा होगा। हाँ, यहां पर लगा होगा क्योंकि यहां पर समझाई जा रही हैं चीजें, लेकिन आना उसको तब बोलेंगे जब बार बार ही क्या होगा, रिवीजन होगा। 10 बार देखो, क्यों नहीं होगा मुझे बताओ फिर। चलो, यहां पर आपका अगला अलंकार की अगर हम बात करेंगे, उपमा के ही अंतर्गत हमने देखा था क्या, उपमेय उपमा। बहुत आसान है उपमेय उपमा, इनको एक ही बोर्ड पे दिख जाएगा, उपमेय उपमान और अनन्वय वगैरह जो आपके पास था। भाई उपमेय उपमा में होता क्या है, इसमें मिल जाएगा काव्य में जहां उपमा व प्रतीप दोनों अलंकार उपस्थित हों। बस परिभाषा ध्यान रखना मेन रूप से, ठीक है। एग्जाम्पल में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस सीधे सीधे हम एक एग्जाम्पल में इसको समझेंगे कि माना अगर कहीं पर वाक्य में इस तरीके से आपके पास चीज़ें आती हैं कि मुख चंद्र सा है और मुख चंद्र सा है और चंद्रमुख सा। समझ रहे हो ना कि मुख चंद्र सा है,
यहाँ पर आपका उपमान अप्रत्यक्ष है, तो ये पहले वाला हिस्सा किसका हो जाएगा, उपमा अलंकार का। और चंद्रमा मुख के समान बताया जा रहा है, यहाँ पर हो जाएगा प्रतीप। और दोनों एक साथ आ गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमेय उपमा आपके पास मिल जाएगा। अगला हमारे पास एक और अलंकार आता है इसी की जैसे तुलना वगैरह में, और इसी में देख लेते हैं उसको, बस एक दो एग्जाम्पल में हो जाएगा वो भी। हमारे पास आता है अनन्वय अलंकार। देखो अनन्वय का अर्थ होता है कि जिसकी तरह कोई दूसरा ना हो। यानी हम क्या यहाँ पर देखें कि जहाँ या काव्य में जहाँ एक ही वस्तु को, अच्छा वस्तु को, संज्ञा को, या वस्तु व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, एक ही वस्तु को उपमेय तथा उपमान दोनों मानकर तुलना की जाती है। यानी एक ही संज्ञा को उपमेय उपमान माना जाता है, यानी सीधे सीधे सिंपल भाषा में कि एक संज्ञा की तुलना उसी संज्ञा से की जाती हो, वहाँ पर आपके पास ये मिल जाएगा। बस एक दो एग्जाम्पल फटाफट से इसको समझते हैं। हमारे पास ना एक आता है आपके पास एग्जाम्पल इसका कि भारत सम भारत है, कि भाई भारत के समान कौन है, खुद भारत की बात की जा रही है। और अनन्वय का मतलब बताएं, अनन्वय अनन्वय जिसकी तरह कोई दूसरा है ही नहीं, बात खत्म। कि भारत के समान कौन है, भारत है। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कि नागर नंद किशोर से, नागर नंद किशोर से नागर नंद किशोर, कि नागर नंद किशोर की भांति कौन है, खुद नागर नंद किशोर। नागर नंद किशोर की तुलना खुद नागर नंद किशोर से की जा रही है। वही उपमेय है, वही उपमान है, तो अनन्वय हो जाएगा। और इसी तरीके से आपके पास आ जाएगा भाई क्या, कि राम से राम, सिया से सिया, कि राम की भांति राम है और सीता की भांति कौन है, सीता। तो राम की तुलना राम से, सीता की तुलना सीता से, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाता है अनन्वय। ठीक है, अभी तक हमने उपमा, उपमा का उल्टा प्रतीप किस रूप में उल्टा होगा वो हम देख चुके हैं। फिर आपके पास दोनों एक साथ उपमेय उपमा, और एक ही वस्तु, अगर एक ही वस्तु की तुलना उससे की जाए तो अनन्वय मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से बात करते हैं उपमा से हट के, तुलना से बाहर निकल के। हमारे पास अलंकार आता है रूपक। रूपक अलंकार मैंने शायद आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, और नहीं बताया है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दो अलंकार हैं जिसको फिलहाल रटना है, श्लेष और रूपक अलंकार, क्योंकि ना समझ आना थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा देखेंगे कि किस तरीके से इसको किया जा सकता कंप्लीट, वहाँ पर इसके बारे में जरूर बात करेंगे। तो पहले इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं। परिभाषा कहती है कि काव्य में जहाँ, देखो काव्य की ही बात होगी भाई, क्योंकि अलंकार तो काव्य की ही शोभा बढ़ाएंगे, उपन्यास वगैरह नाटक तो होगा नहीं। कि काव्य में जहाँ उपमेय पर, इसकी परिभाषा ध्यान रखना, काव्य में जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद या निषेध सहित आरोप लगाया जाता है। काव्य में जहां उपमेय पर उपमान का निषेध रहित या अभेद आरोपी, पुलिस में एग्जाम्पल में आ रखा है, ये परिभाषा आ चुकी है, तो परिभाषाएं बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है, उपमान का अभेद या निषेध सहित, अगर अच्छा सॉरी सहित नहीं होगा यार, ये अभेद या निषेध रहित करना है इसको। निषेध रहित जिसमें भेद नहीं होगा, अभेद जिसमें भेद नहीं होगा, निषेध सूचक शब्द नहीं होगा, वो आपके पास किस में मिल जाएगा, आपका रूपक अलंकार में मिल जाता है। थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर करनी है कि अगर उपमेय और उपमान नहीं समझ आए ना, थोड़ा सा प्रतीप या रूपक इसमें उपमा वगैरह बहुत ज़रूरी थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन अगर ये समझ ना आए ना तो उपमेय उपमान को क्या माना, सीधे सीधे संज्ञापद इनको मानो। एक संज्ञा ये है और दूसरी संज्ञा उपमान, तो यानी उपमेय उपमान ना भी हो तो इस तरीके से याद रखना कि एक संज्ञा पर दूसरी संज्ञा का आरोप लगाया जा रहा है। ठीक, तो वो आपका संज्ञा उपमेय उपमान भी वही चीज आपके पास सेम आ जाएगी। एग्जाम्पल में समझते हैं, और मैंने कहा रटने वाले काम करना, कोशिश करेंगे जितना कुछ समझा जा सकता है उतना समझने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारे पास आता है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। ध्यान से समझेंगे इसको, तो कहा जा रहा है कि मैया मैं तो क्या कर रहा हूं, क्या लेना चाहिए, क्या लेना मुझे वो चंद्र खिलौना चाहिए।
यानी सीधे सीधे चंद्रमा पर किसका, खिलौने का आरोप लगाएगा, चंद्रमा को खिलौना बता दिया। निषेध सहित रहित अभी कंपेयर करेंगे जब एक और भेद इसका आ जाएगा, लेकिन फिलहाल यहां पर क्या है कि चंद्रमा को क्या बता दिया, खिलौना बता दिया, चंद्रमा पर खिलौने का आरोप लगाया गया। तो यहां पर आपके पास क्या मिल जाएगा, रूपक। इसकी पहचान के लिए थोड़ा सा योजक हेल्प कर सकता है आपकी, कि हमारे पास एक सचिवालय रक्षक में भी पेपर में आया हुआ था कि नयन सेज पर सोया आंख का पानी, कि नयन सेज पर सोया आंख का पानी। क्या बताया जा रहा है, नयन का मतलब नयन हो जाएगा, सेज, सेज बराबर होता है बिस्तर, ठीक है। कि नयन, देखो आंखों पे आंसू आए हुए हैं और उसका वर्णन इस तरीके से किया गया कि जो नयन सेज, नयन को क्या बताया गया है, सेज बिस्तर बताया गया है, उस पर सोया है क्या, आंख का पानी, ठीक है। तो यहां पर आपका नयन, आंखों पर सेज यानी बिस्तर का आरोप लगाया गया है। और यहां पर ध्यान रखना कि कहीं पर भी अगर आपके पास उपमेय उपमान के बीच में अगर ये मिलते हैं ना योजक, तो वहां पर सीधे सीधे आप जा सकते हो रूपक में। ये देखो उपमेय और उपमान, इसके बीच में आपका ये रूपक ये डैश मिल जाएगा, तो उसमें जा सकते हो रूपक में। लेकिन उससे पहले जो समझने वाले ऑप्शन है वो हटाने हैं। उपमा, सासी से वगैरह, इससे पहले वाले पार्ट में यमक, जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो रही, जो चीज़ें पता है वो हटाने चाहिए ऑप्शन पहले। उसके बाद यहाँ पर ये देख सकते हो उपमेय उपमान के बीच में योजक हो जाएगा, या फिर मैंने कहा उपमेय उपमान ना भी याद रहे तो संज्ञा संज्ञा के बीच में योजक होगा, तो जा सकते हो किसमें, आपका रूपक में। इसके और उदाहरण देख लेते हैं। हमारे पास आता है क्या कि अभिमन्यु धन के निधन में, अभिमन्यु धन के निधन में कारण हुआ जो मूल है, कि भाई निधन किसका हुआ, अभिमन्यु का, और अभिमन्यु को क्या मान लिया, धन मान लिया। अभिमन्यु रूपी धन, अभिमन्यु को धन संपदा माना गया है, ठीक है। और उसके निधन में जो कारण हुआ मूल, इस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है। हमारे पास एक आता है यहाँ पर आपका एग्जाम्पल वगैरह में कि असुवन जल सींची सींची, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई। क्या बताया जा रहा है कि आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम को बोया गया, और प्रेम को क्या है, एक बेल का जो है यहाँ पर आपका क्या दिया है, आरोप लगाया गया। तो बेल कहा गया किसको, प्रेम को। समझ रहे हो कि चंद्रमा को खिलौना कहा गया, नयन को सेज बिस्तर कहा गया, अभिमन्यु को धन कहा गया डायरेक्टली, प्रेम को बेल कहा गया। बेल यानी जो आपका बेल होती है, जैसे राजमा खीरा वगैरह की जो भी आपका बेल वगैरह होती है, तो उसकी यहाँ पर आपको क्या की गई है, बात की गई है। और एग्जाम्पल में हमारे पास आता है, जैसे माना आपके पास आ जाएगा क्या कि मन सागर मनसा लहरी, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। क्या कहा जा रहा है कि मन क्या है, सागर है, मन को सागर मान लिया, और मनसा यानी इच्छा, मनसा का मतलब क्या हो जाएगा, मनसा बराबर है इच्छा, और मनसा के क्या माना गया, लहर माना गया, और उसमें क्या है, बूढ़े अनेक बह रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये पेपर में बहुत बार यहाँ पर प्रैक्टिस सेट वगैरह में संस्थान में हुआ है एग्जाम्पल, और बहुत सारे लोगों ने इसको यमक बताया है कि भाई इसमें सा है, कि मन सा ना, वो सा अलग था, स्वतंत्र था, ये सा अलग नहीं है, ये मन सा तो एक ही शब्द है ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, रिवीजन करना इस चीज़ का, ठीक है। हमारे पास एक आता है यहाँ पर एग्जाम्पल इसका कि शशि मुख पर घूंघट डाले, शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए।
शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए। पहले तो सबसे पहले देखो ना, बीच में डैश डैश मिल जा रहा, शशि यानी चंद्रमा, मुख यानी मुख। घूंघट किस में डाला जाएगा? मुख पर। तो मुख का वर्णन हो रहा है और मुख को क्या मान लिया? चंद्रमा मान लिया गया। समझ रहे हो? तो यहां पर आपका इस तरीके से मिल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल यहां पर कुछ और, अच्छा हाँ, एक एग्जाम्पल इसका बहुत आता है पेपरों में, ठीक है। हमारे पास एग्जाम्पल इसका मिलता है क्या कि बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। कि बीती विभावरी जागरी, विभावरी यानी रात्रि बीत गई है और जाग रही है। क्या जाग रही है? अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। देखो, अंबर आकाश का वर्णन किया जा रहा है, आकाश में तारे हैं और उषा हो रही है यानी प्रातः काल हो रही है। लेकिन तीन जगह पर यहाँ पर क्या है? अंबर पर पनघट का आरोप लगाया गया है, तारा पर घड़े का आरोप लगाया गया है और उषा पर किसी नगरी का आरोप लगाया गया है कि किसी नगरी में जैसे पनघट में क्या है? घड़ा डूब रहा हो। ऐसे यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? अंबर में क्या है? तारे लेकर क्या आ रही है? उषा यानी प्रातः काल आ रही है। अब फिर से वही चीज़ नहीं समझ में आ रहा ना, तो बस रटो चीज़ों को फिलहाल, और बस दो संज्ञा के बीच में डैश, दो संज्ञा के बीच में डैश मतलब योजक, दो संज्ञा के बीच में योजक मिल जाए तो आप वहाँ पर जा सकते हो कि इसमें भाई सीधे सीधे रूपक अलंकार में। हमारे पास एक और एग्जाम्पल इसका आता है, लिखेंगे कि विज्ञान यान पर चढ़ी सभ्यता, विज्ञान यान पर चढ़ी सभ्यता। कि भाई जो सभ्यता है वो किस पर चढ़ी हुई है? विज्ञान पर। और विज्ञान पर यान, किसी जहाज का क्या किया जा रहा है? आरोप लगाया जा रहा है। तो वो यहां पर आपके पास क्या मिल जाएगा? रूपक में मिल जाएगा। हमारे पास एक और आता है एग्जाम्पल कि आए महंत बसंत, आए महंत वसंत। कौन आया है? वसंत ऋतु के आगमन की बात की गई है। और वसंत ऋतु में जैसे लाल पीले फूल खिले हुए ना, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, यानी बसंत को क्या मान लिया गया? क्या बोला गया कि महंत आ रहे हैं। महंत यानी जो साधु संत वगैरह होते हैं वो हमेशा लाल पीले वस्त्रों में आपके पास मिल जाएंगे। तो उनकी यहाँ पर क्या की गई है? बात की गई है कि आए महंत बसंत। ठीक, तो यहाँ पर भी ध्यान रख लेना आपका कि बसंत ऋतु का वर्णन और बसंत को क्या कहा गया? महंत कहा गया। ठीक है, तो भाई बाकी एग्जाम्पल भी सर्च करना, जो भी बुक्स वगैरह आपके पास होंगी उनमें कंपेयर करके, और थोड़ा कोशिश करना रटने की, जो आपका चीज़ें समझ नहीं आती हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमारे पास एक और इसमें अपहनुति आता है। अपहनुति, हा के नीचे हलंत, ठीक है, अपहनुति अलंकार। अब यहाँ पर अपहनुति में बस थोड़ा सा ही फर्क है रूपक से। क्या होगा कि जहाँ पर काव्य में जहाँ पर उपमेय पर उपमान का भेद सहित अथवा निषेध सहित आरोप हो, ये आरोप लगाया गया हो, ठीक, वो क्या मिल जाएगा आपके पास? यहाँ पर अपहनुति अलंकार मिल जाएगा। यानी अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें, माना मेरे पास क्या था एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल हैं। मैंने कहा कि मुख चंद्र है, मुख को क्या मान लिया? सीधे सीधे चंद्रमा बता दिया। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने कहा कि यह मुख नहीं चंद्र है, यह मुख नहीं चंद्र है। हमने एक चीज को नकारा, ये नकारना क्या है? निषेध सहित है, उस वो आ रखा उसमें, ये निषेध सहित आरोप है, सॉरी निषेध रहित, सॉरी निषेध रहित है। तो निषेध रहित है तो ये आपके पास क्या है? रूपक अभी हमने देखा। और यहां पर नहीं आ गया ना, यानी ये कैसा है? निषेध सहित है। निषेध सहित है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? अपहनुति आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ पर दोनों से थोड़ा सा इसको कंपेयर करके देखेंगे और
रूपक से छुटकारा पाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अब सब लगभग समझने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, हमारे पास एक अलंकार आ जाएगा, आपके पास क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत आसान है। परिभाषा की ओर अगर हम चलें तो यहां पर आपके पास मिल जाएगा क्या, कि काव्य में जहां उपमेय में या उपमेय पर उपमान की संभावना, उपमेय पर उपमान की संभावना बताई जाती है। फिर से मैंने कहा उपमेय उपमान अगर समझ नहीं आ रहा ना, छोड़ो उसको, बस एक संज्ञा पर दूसरी संज्ञा का क्या संभावना बताई जाएगी। अच्छा, संभावना जो बताई जाएगी तो इसमें आपके पास क्या मिलेगा, इसमें जैसे तुलना हो रही थी तो वहां पर तुलना सूचक शब्द सासी से समान सरी का था, यहां पर भी संभावना सूचक शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। संभावना सूचक शब्द इसमें आपके पास क्या मिल जाएंगे, जनु, जानहु, जानो या जान, ऐसे ही मनु, मानहु, मानो और मान। कहीं पर आपका जो भी मिल जाएगा। ठीक, तो मनु, मानहु, जनु, जानो, जो, इनको हमने रटा रहता आपका किसके लिए, उत्प्रेक्षा के लिए। तो यहां पर देख लेंगे भाई उत्प्रेक्षा वगैरह को उस तरीके से। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो माना आपके पास आता है क्या, कि सिर फट गया उसका, सिर फट गया उसका, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। देखो ये मनु, मानो, जानो, जान, मान, ये जानने और मानने के लिए भी आता है, लेकिन यहां पर संभावना के लिए आएगा। दो चीजें होंगी, दो संज्ञा होंगी, उपमेय उपमान होंगे, और एक का वर्णन किया जा रहा होगा और उसके गुणों के आधार पर कि भाई ऐसा ही दूसरी चीज में भी होता है, तो उसकी संभावना वहां पर बताई जा रही है। कैसे, देखो हमारे पास यहां पर क्या है कि सिर फट गया उसका, एक है फटा हुआ किसी का सिर है, उस पर चोट लगी है, और चोट लगी है तो भाई कहीं ना कहीं खून वगैरह है, चोट लगी है, खून से लथपथ है। अब उसमें संभावना बताई जा रही है अरुण रंग। अरुण का मतलब क्या है, लाल रंग, कि किसी के सिर पर चोट लगी है, खून से लथपथ है, और उसमें जो है, जो उसका सिर है उस पर किसकी संभावना, मानो, मानो यानी ऐसा लग रहा है जैसे क्या हो, अरुण रंग का घड़ा हो, कोई लाल रंग का घड़ा हो, वो आपके पास यहां पर मिल जाएगा। तो मनु, मानो यहां पर इससे आपका बोध हो सकता है किसका, उत्प्रेक्षा वगैरह का। अगला एक आप पास यहां पर आता है एग्जाम्पल, कि यहां पर आ जाएगा कि उस वक्त मारे क्रोध के, उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा। उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा। दूसरी पंक्ति भी इसी में है कि मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब देखो वैसे तो समझ आ जाने वाली चीजें आसानी से आ जाएगी। रटना है तो रटने के लिए यहां पर जैसे मानो मिल गया तो यहां पर भी मानो मिल गया, कि उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने लगा। किसी समय की बात की जा रही है कि उस समय क्या, कि किसी क्रोध के मारे, क्रोध के कारण तनु, उसका तनु कांपने लगा। तनु का मतलब शरीर है, कि उसका शरीर कांपने लगा है। अब जैसे शरीर कांप रहा है ना, कमजोरी का गुस्सा होता है ना, तो सहन नहीं होता बहुत सारे लोगों से, शरीर कांप जाता है। ठीक है, तो उस कांपते हुए शरीर में क्या उल्लेख किसका, मानो, यानी ऐसा लग रहा है, संभावना ऐसी है, ऐसी हो रही है कि हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कि सोता हुआ यानी शांत सागर, कोई हवा आई और वो उससे क्या हो रहा हो, हिल रहा हो, वो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, आपका उत्प्रेक्षा के रूप में आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, अन्य एग्जाम्पल में अगर हम यहां पर इसकी बात करेंगे तो आपके पास आता है पद्मावती सब सखी बुलाई।
पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई। मनु फुलवारी सबे चली आई। देखो समझो इसको, क्या कहा जा रहा है कि पद्मावती ने सभी सखियों को बुलाया, और वो जो सखियां आई ना, साज धज कर जो वो सखियां आई, ऐसा मनु मानो यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरी की पूरी फुलवारी चलकर आई हो, पूरा फूल का बगीचा चलकर आया हो। ठीक है, तो वर्णन किसका किया जा रहा है? उसकी सखियों का। वे सखियां बुलाई है, सखियां आई हैं, लेकिन कैसे आई हैं? जैसे फुलवारी के समान, सखियों में फुलवारी की संभावना आपका बताई जा रही है, तो वो इसमें आप पास मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास आता है कि जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम हैं जड़े। कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, बड़े बड़े नेत्र देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हीरे में नीलम जड़े हुए हैं। हीरे में क्या है? नीलम जड़े हुए हैं, इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका जान मिल गया, यहाँ पर भी आपका मनु शब्द आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, कुछ और चीज़ें यहाँ पर आपके पास आता है। अगला एग्जाम्पल कि सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानहु नीलमणि शैल पर, मानहु नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। क्या कहा जा रहा है कि सोहत, सोहत यहाँ पर कृष्ण वगैरह के नामों में से आ जाएगा कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, कि सोहत यानी कृष्ण ने अपने श्याम गात पर, श्याम सलोने गात पर पीले वस्त्र ओढ़े हुए हैं। और ऐसा प्रतीत मानहु, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, संभावना ऐसी दिख रही है कि किसी नीलमणि, नील मतलब जो नीला पत्थर वगैरह, नीलमणि, नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। प्रभात का मतलब तो सुबह, कि जैसे सुबह के जैसे नीलमणि पत्थर पर सुबह का सूरज चमक रहा हो, ऐसे वहां पर श्री कृष्ण चमक रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपके पास इसका वर्णन मिल जाएगा। और अगर बात करें कि भाई कहाँ पर मिल जाए, तो मनु मानहु जनु जानहु वाला मानव यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? उत्प्रेक्षा में आपके पास मिल जाएगा। अगला आता है यहाँ पर आपका कि अति कटु वचन कहत केकई, अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। कि अति कड़वे वचन कहे किसने? कैकेयी ने, और इतने कड़वे वो इतने दुखदाई थे, ऐसा प्रतीत हो रहा। संभावना ऐसी थी कि मानहु लोन जरे पर देई, कि जले पर क्या दे दिया? नमक दे दिया हो किसी ने। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, एक एग्जाम्पल आपके पास यहां पर उत्प्रेक्षा में आता है कि पाहुन ज्यों आए हों शहर के, पाहुन ज्यों आए हों शहर से, लिखना, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। क्या समझे? मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने पढ़ा होगा तो मन में ये डाउट भी होगा कि यार ये तो मानवीकरण में होगा। बिल्कुल सही डाउट है आपका, लेकिन केवल अगर ये पंक्ति आती है तो तब होगा वो क्या? मानवीकरण। अभी आगे देखेंगे मानवीकरण में भी। लेकिन जब दोनों पंक्तियां आपके पास है ना, तो वर्णन देखो दो का, एक पाहुन है, पाहुन का मतलब अतिथि मेहमान है, और एक संज्ञा है मेघ, कि मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। कहा जा रहा है कि मेघ यानी बादल कैसे आए? बनठन के सज संवर के आए हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है ज्यों, कि पाहुन ज्यों आए हों शहर से, कि जैसे पाहुन यानी अतिथि आए हों क्या? शहर से। तो शहर से अतिथि का आना प्रतीत हो रहा है किसमें? मेघ का, जो बड़े बनठन के सज संवर के जो मेघ आए हैं उनमें। लेकिन अगर दूसरी पंक्ति केवल होगी तो उसमें पाहुन गया, खाली मेघ की बात की जा रही है कि मेघ आए कैसे? बनठन के सज संवर के। तो तब बादल
सज धज के आ रहे हैं, क्योंकि सज धज के मनुष्य का गुण है, तब वो मानवीकरण हो जाएगा। ठीक है, मानवीकरण में इसकी बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक और लास्ट एग्जाम्पल इसका फटाफट से देख लेते हैं। हमारे पास आता है एक एग्जाम्पल कि कहती हुई यूं उत्तर आके, कहती हुई यूं उत्तर आके नैन जल से भर गए। कहती हुई यूं उत्तरा के नैन जल से भर गए, दूसरी पंक्ति भी इसी में है। कहती हुई यूं उत्तरा के नैन जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। कि कोई समाचार सुनाते हुए उत्तरा नामक कोई महिला है, उसके जो नैन हैं, नेत्र हैं, वो क्या हैं, जल से भर गए हैं। अब जब वो जल से भर गए हैं तो उनमें संभावना किसकी हो रही है, हिमकण यानी ओस बिंदु की बात की गई है। कि जैसे ओस बिंदु से कमल के जो पात हैं, पत्ते हैं, वो नए हो गए हैं, यानी जैसे कि कमल के पत्तों पर क्या है, ओश बिंदु बैठे हुए, ऐसे वहाँ पर आपका ये प्रतीत हो रहा है, या संभावना उसकी मिल जा रही है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आपके पास ये सीधे क्या मिल जाएगा, मनु, जान, मानहु, मानहु, यहाँ पर भी आपका जो मिल जाता है, यहाँ पर भी आपका मानो। तो इस तरीके के उदाहरण आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप जा सकते हो उत्प्रेक्षा में। लेकिन दो संज्ञापद ध्यान रखना, दो संज्ञापद होना जरूरी है। एक का वर्णन हो रहा है, दूसरे की उसमें संभावना बताई जा रही है। क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है ना कि जान और मान ये और जगह पर भी मिल जाएंगे, जूं भी और जगह पर मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर उस अर्थ में नहीं है, संभावना के अर्थ में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल ये हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए भाई आगे बात करते हैं फटाफट से किसकी, हाँ पहले अतिशयोक्ति पे आ जाते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, देखो भाई अतिशयोक्ति अलंकार में सबसे पहले इसकी वर्तनी ध्यान रखना कि अतिशयोक्ति में सा क्या होगा, पूरा होगा, बात खत्म। ठीक है, दूसरा अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बात करना। देखो दो चीज़ें हमारे पास आती हैं और बहुत डाउट होता है, अब दो कोई ग्रुप लेके चलना अलंकारों को। ठीक है, हमारे पास अगर आता है क्या कि कोई सामान्य बात हो सकती है और उसका वर्णन बढ़ा चढ़ाकर कर दिया अगर, तो वो अतिशयोक्ति है। लेकिन एक मानवीकरण इसके साथ साथ पढ़ेंगे कि जो चीज़ प्रकृति कर ही नहीं सकती है और केवल मानव कर सकता है, उस पर मानवीय गुण का आरोप उसको माना जाएगा, और वो क्या मिल जाएगा, मानवीकरण में। सोचो थोड़ा सा कि माना मैं अगर आपको कहूँ, एक एग्जाम्पल आता है कि हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। कहा जा रहा है कि कई सारे पत्थर क्या कर रहे हैं, किनारे पर बैठकर चुपचाप पानी पी रहे हैं। माना कोई आया, किसने बोला बड़े पत्थर पानी पी रहे हैं बगल में, आपको लगा यार फेंक रहा है, बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है ना, वो बढ़ा चढ़ा के बात है, क्योंकि बात हो ही नहीं सकती वो, तो बढ़ा चढ़ा के कैसे हो जाएगी भाई, कि पत्थर कभी पानी पी सकता है, बिल्कुल नहीं पी सकता ना। तो वहां पर आपका क्या मिल जाएगा, पत्थर का पानी पीना। पानी कौन पिएगा भाई, मानव गुण वगैरह जीव जंतुओं का गुण है, उसका आरोप लगाया गया। वो मानव की क्रिया कौन कर रहा है, प्राकृतिक चीज कर रही है, तब वो आपके पास क्या हो जाएगा, मानवीकरण। लेकिन यहां पर चीजें वो आएंगी मानवीकरण में जो हो सकती हैं, थोड़ा बहुत चीजें सामान्य बात को बढ़ा चढ़ाकर, यानी वो बात सामान्य रूप से हो सकती है और वर्णन उसका बढ़ा चढ़ाकर आ जाता है। परिभाषा लिख लेते हैं फटाफट से, क्या आ जाएगा कि काव्य में जहां किसी सामान्य बात का वर्णन, काव्य में जहां किसी सामान्य बात का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर किया जाता, वहां क्या मिल जाएगा आपको, वहां आपको अतिशयोक्ति मिल जाएगी। मैंने कहा सामान्य चीज हो सकती है, ठीक है, सामान्य चीज आपके पास हो सकती है और उसका वर्णन कैसा होगा, बढ़ा चढ़ाकर होगा। देखें जरा एग्जाम्पल में, पहले एग्जाम्पल से उम्मीद है आपको समझ आ जाए भाई। हमारे पास आता है क्या कि एक दिन श्याम पतंग उड़ाई, एक दिन श्याम पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुंची जाए। कि एक दिन श्याम ने क्या किया, पतंग उड़ाई और वो कहां पहुंच गई, देवलोक में।
भाई जो पतंग उड़ाई किसी व्यक्ति ने तो हो सकता है कि बहुत ऊंची गई हो, बहुत गई हो, मतलब कुछ ऊंचाई पर, लेकिन उस ऊंचाई का वर्णन देवलोक तक पहुंच जाना, ये क्या किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ाकर। बात नॉर्मली हो सकती है लेकिन उसका वर्णन बढ़ा चढ़ाकर करना क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति मिल जाएगा। फटाफट से इसी स्लाइड में इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल इसका आता है क्या, कि आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब समझें इसको कि क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आगे नदियां पड़ी अपार, आगे जो है ऐसी नदी थी जो पार नहीं हो सकती है, अपार। घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार। कि राणा ने इस पार क्या सोचा कि भाई घोड़ा कैसे उतरे यार पार, लेकिन राणा ने सोचा, जब तक कि राणा ने, देखो यहां पर कि घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप के युद्ध के बारे में वर्णन आप लोगों ने सुना है। अब यहां पर अतिशयोक्ति कहां पर है भाई, कि राणा के सोचने भर तक घोड़े का अपार नदी को पार करना, यहां पर आपका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। ठीक है, जो भी वीर रस के कवि मिल जाएंगे, जो भी आपका जो किसी दरबारी कवि रहे हैं, तो उन्होंने वर्णन इसी तरीके से किया। भाई पापी पेट का सवाल है तो वर्णन करना पड़ेगा, तब जाके कुछ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपका नॉर्मल चीज़ आपको पता है। अब भाई चेतक को 2-4 बेन तो चेतक को भी पड़ी होंगे, नहीं भाई चल ले भाई, लास्ट बस यही अवसर है। पता है आपको कि नदी को छलांग मार के भले अपने जीवन का अंत कर दिया था चेतक ने राणा जी के लिए। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपका सामान्य बात तो है, लेकिन उसका वर्णन बढ़ा चढ़ा कर करना क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति। अच्छा, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल समझो। यहाँ पर आपके पास आता है कि प्राण छूटे प्रथमे रिपु के, प्राण छूटे प्रथमे रिपु के, रघुनायक सायक छूट न पाए। सायक का मतलब बाण हो जाएगा, रिपु का मतलब शत्रु हो जाएगा। कहा जा रहा है कि प्राण छूटे प्रथमे रिपु के, रघुनायक सायक छूट न पाए। कि रघुनायक के सायक नहीं छूटे, लेकिन उससे पहले बाण छूट गए, मतलब प्राण छूट गए। कि बाण छूटने से पहले ही प्राण का छूट जाना, ये अतिशयोक्ति है। वर्णन ठीक है कि भाई रघुनायक ने कई सारे शत्रुओं का संहार किया, लेकिन बाण छूटने से पहले शत्रु का प्राण त्याग देना क्या हो जाएगा, आपके पास अतिशयोक्ति के रूप में आपका आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल आपके पास यहां पर आ जाता है कि धनुष उठाया जो ही उसने, धनुष उठाया जो ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। कि आसान है इसको समझना कि धनुष उठाया जैसे, अब देखो ये ज्यों वाला नहीं, वर्णन वाला, ये जैसे वाला है। कि धनुष उठाया जैसे ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण, धरा यानी पृथ्वी, सिंधु यानी समुद्र, नभ यानी आकाश, कांपे सहसा, और विकल हुए जीवों के प्राण, कि जीवों के प्राण संकट में आ गए। तो धनुष पर बाण रखते ही ये सब होना क्या है, वर्णन। अतिशयोक्ति या बढ़ा चढ़ाकर आपके पास आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास अतिशयोक्ति अलंकार मिल जाएगा। और एग्जाम्पल भी अतिशयोक्ति के मिल जाते हैं। जैसे माना आपके पास आता है क्या, कि तारा सो तरणी, तारा सो तरणी, धूरी धारा में लगत जिमी। ये जिमी भी जैसे वाला है, ठीक है। कि तारा सो तरणी, धूरी धारा में लगत जिमी, धारा पर पारा, पारावार यों हलत है।
ये भी किसी युद्ध का वर्णन किया गया है कि कोई युद्ध वगैरह चल रहा है और कैसे कैसे स्थिति है कि तारा सो तरणी धूरी धारा में लगत जिमी। तारा मतलब स्टार, तरणी का मतलब यहाँ पर सूर्य है। धूरी धारा में लगत जिमी कि धूल की धारा में लग रहा है, जैसे माना युद्ध हो रहा है, धूल उड़ रही है और जो सूर्य है ना वो तारे की भांति प्रतीत हो रहा है। और धारा पर पारा, धारा मतलब किसी पात्र किसी बर्तन की बात की गई है कि उस पर जैसे पारा डोलता है, हिलता है ना, पारावार यूं हलत है। पारावार यानी समुद्र, कि समुद्र कैसे हिल रहा है, जैसे किसी पात्र बर्तन पर पारा हिलता है। अब मैं आपको कहूं कि भाई पारा देखा, वो आप बोलोगे हाँ जी थर्मामीटर पर देखा, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में अगर आपने कभी पारा देखा हो तो एकमात्र ऐसी धातु है जो आपका लिक्विड फॉर्म में रहती है। अच्छा, नहीं भी पारा देखा हो, पिंडालू अरबी के पत्ते में ना पानी की बूंद देखी होगी, तो उसको जब बचपन में गांव में रहते थे तो उसको हम थोड़ा सा हिलाते थे, वो नाचती थी ना, इधर उधर भागती थी बहुत स्पीड में। ऐसे ही पारा भी किसी बर्तन पर थोड़ा सा टेढ़ा करोगे तो वो ऐसे ही भागता रहता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर अतिशयोक्ति कहाँ पर है भाई कि तारा सो तरणी धूरी धारा, कि धूल की धारा में सूर्य का तारे की भांति दिखना और किसी पात्र पर पारे की भांति समुद्र का हिलने में क्या है अतिशयोक्ति। माना कोई युद्ध हुआ, थोड़ा बहुत थरथराहट, जमीन हिलेगी भाई, लेकिन उसका वर्णन इस तरीके से बढ़ा चढ़ा कर करना क्या हो जाएगा अतिशयोक्ति। एक और आपके पास यहाँ पर आता है एग्जाम्पल आ जाएगा कि हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। कि अब वर्णन आपने पढ़ा है, रामायण वगैरह देखिए कि भाई हनुमान जी ने लंका जला दी थी, लेकिन देखो वर्णन किस तरीके से किया गया कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, हनुमान की पूंछ तक नहीं जली और सारी लंका भस्म हो गई और निशाचर भाग गए। तो हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी और सारी लंका का जल जाना, बिना हनुमान की पूंछ में आग लगे सारी लंका का जल जाना क्या हो जाएगा अतिशयोक्ति वर्णन आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा। इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और रामायण देखिए ना कहाँ कहाँ नहीं भागे थे हनुमान जी। ठीक है, लास्ट इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं। एक आता है यहाँ पर आपके पास कि कड़त साथ ही म्यानते, कड़त साथ ही म्यानते, असी रिपु तनते प्राण। ठीक है, अब अर्थ इसका इस तरीके से मिलता है कि कड़त साथ ही म्यानते, कड़त का मतलब निकालने से है, असी रिपु तनते प्राण, कि जो म्यान से तलवार निकालते ही शत्रु के प्राण चले गए। बस तलवार निकालिए शत्रु के प्राण चले गए। वो आपके पास यहाँ पर क्या वर्णन मिल जाएगा अतिशयोक्ति का वर्णन आपका मिल जाता है। ठीक हो जाएगा। चलिए भाई, मैंने कहा अतिशयोक्ति के साथ साथ हम दूसरा देखेंगे किस चीज़ को, मानवीकरण। मानवीकरण में मैं आपको समझा चुका हूँ वैसे कि मानवीकरण में क्या होगा या अतिशयोक्ति से कैसे ये भिन्न है। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। क्या जाएगा कि काव्य में जहाँ किसी प्राकृतिक वस्तु पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप हो या मानवीय गुणों का आरोप लगाया जाए कि भाई प्रकृति वो काम नहीं कर सकती है, मनुष्य कर सकता है, और उसका आरोप जबरदस्ती प्रकृति से मनुष्य के काम करवाना आपके पास क्या हो जाएगा मानवीकरण में आ जाएगा। बहुत आसान इनको समझना। माना हमारे पास यहाँ पर मैंने क्या कहा था वो एग्जाम्पल कि हैं कई पत्थर किनारे, हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। कि कई सारे पत्थर किनारे पर बैठकर क्या किए रहे, पानी पी रहे। पानी पीना भाई मानव का गुण है, तो पत्थर वो काम कर रहा है तो अतिशयोक्ति हो जाएगा। हमारे पास अगला एग्जाम्पल आता है क्या कि आगे आगे नाचती गाती बयार चली। आगे आगे नाचती गाती
बयार चली, बयार का मतलब क्या है? हवा, कि हवा कैसे जा रही आगे आगे, नाचते गाते हुए जा रही। भाई नाचना गाना ये किसका गुण है? मानव का। उसका आरोप प्रकृति पर लगा रखा है। हमारे पास अगला मिलता है आपका कि हंस रही सखियां, हंस रही सखियां मटर खड़ी। अगर आपने मटर देखा होगा, मटर की फली वगैरह जब पकती है तो वो फट जाती है, बीज दिखते हैं दांत जैसे, तो उसकी फली एक साथ रहती है, उसकी सखी भी कहा गया। कि जो मटर सखियां हैं वो क्या कर रही हैं? हंस रही हैं। हंसना किसका गुण है? मानव का। मटर कभी हंस सकता है? कभी नहीं। तो मानवीय गुण का आरोप हो जाएगा किस पर? आपका मटर पर। ऐसे ही आपके पास आता है आपका यहाँ पर क्या कि हरसाया ताल, हरसाया ताल लाया पानी परात भरकर। हर्षाया मतलब खुशी खुशी में, प्रसन्नता में, कोई प्रसन्नता में कोई ताल क्या किया? उसने पानी की परात भरकर लाया। कि भाई पानी की परात भरकर लाना, देखो किसका गुण है? ये मानव का गुण है, पानी वानी भरकर लाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हर्षाया यानी खुशी में, प्रसन्नता में कोई ताल क्या किया? किसी ताल ने पानी की परात भरकर लाया है। तो वो आपके पास किससे मिल जाएगा? आपका अतिशयोक्ति में मिल जाता है, सॉरी मानवीकरण में मिल जाता है कि भाई ताल का मानव के काम करना, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ पर आता है कि पेड़ झुक झांकने लगे, पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए। हवा चल रही है, पेड़ जो ही हिल रहे हैं, और कवि ने कविता करी कि पेड़ क्या कर रहे हैं? गर्दन उचकाकर इस तरीके से झांक रहे हैं। भाई गर्दन उचकाकर झांकना किसका गुण है? मनुष्य का। अपने घर में तो पता नहीं क्या चल, लेकिन बगल में क्या चल रहा है? बगल में बस 2 जोड़ी चप्पल नहीं आ रही कि बोला मिठाई आने वाली है। तो मानवीय गुण का आरोप आपका किस पे हो जाएगा? प्रकृति पर। पेड़ पर जो है मनुष्य के गुण झांकने का आरोप लगाया गया है। हमारे पास इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा कि लो यह लतिका भी भर लाई, लो यह लतिका भी भर लाई। लतिका मतलब टहनी है पेड़ की। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। कि लो यह लतिका, यह टहनी भी भरकर लाइए। क्या भरकर लाइए? मधु, शहद, मुकुल, नई कोंपलें, नवल रस नए रस की गागर भरकर लाई है। तो भाई बसंत आगमन है, किसी पेड़ की टहनी पर क्या है? आपका पेड़ की टहनी पर आपके पास पुष्प या फूल कलियां आपके पास आई हुई हैं, और उसका वर्णन इस तरीके से करना क्या हो जाएगा? आपका मानवीकरण। कि गागर वागर भरकर लाना किसका गुण है? मानव का। तो तब यहाँ पर मानव के गुण का आरोप लगाया जा रहा है किस पर? प्रकृति पर। मेघ आए वाला मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, फिर भी इसको लिख लो। केवल ये पंक्ति आएगी कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। कि मेघ आए हैं, बादल कैसे आए हैं? बन ठन के सज संवर के आए हैं। जबकि बन ठन के सज संवर के आना किसका गुण है? मानव का गुण आपके पास मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका मानवीकरण। लास्ट एक एग्जाम्पल और इसमें लिख लेते हैं। एक आता है एग्जाम्पल इसका कि आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। आंधी चली और धूल कैसे भागी? घाघरा उठाकर भागी। तो ये नॉर्मली काम किसका? मानव का है। तो इसका आरोप जो है धूल वगैरह पर आपका लगाया गया। अभी एक आया था ना कि हे खग मृग, ऐसे कुछ करके आया था, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो थोड़ा सा डाउट भी था वहाँ पर कि भाई कैसे यहाँ पर सीता को मृग नैनी कहा जा रहा है, तो रूपक वगैरह भी हो सकता था। लेकिन उसको जो है आपका मानवीकरण माना गया कि प्रकृति, उससे पूछा रहा किससे? मधुकर श्रेणी यानी भौरों से आपका जो है इनसे पूछा जा रहा है कि खग मृग से पूछा जा रहा है कि तुमने क्या किया? तो खग मृग और मधुकर के द्वारा सीता को देखना, वहाँ पर भी क्या था? वो मानवीकरण वगैरह। तो जो पुराने पेपरों में आ रखा है ना, उसको बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से उसका रिवीजन करना है, ताकि वो चीज़ें जो आ रखी है ना वो गलत नहीं हो चाहिए, क्योंकि वो हमारे सामने से एक बार होकर गुजर चुकी हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास यहाँ पर जो अलंकार आएगा वो हो जाएगा आपके पास यहाँ पर क्या है? संदेह अलंकार।
संदेह अलंकार। संदेह का मतलब डाउट, डाउट में चीजें रहना, है ना। अब देखो इसकी परिभाषा भी इसी तरीके से आ जाएगी, क्या आ जाएगी कि काव्य में जहां उपमेय पर उपमान का संदेह अंत तक बना रहना, कि काव्य में जहां पर उपमेय पर उपमान का संदेह बना रहता है। अच्छा, उपमेय उपमान संदेह का मतलब कि मैंने कहा है कि एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा पर संदेह, इस तरीके से आप इसको याद रखना, ठीक है। तो वहां पर आपके पास क्या मिल जाएगा, आपका संदेह अलंकार आपको मिल जाता है। अच्छा, इसमें ध्यान रखना कि उदाहरण में आपको या, अथवा या इन्हीं के अर्थ में आपके पास क्या भी मिल जाएगा, की भी आपके पास मिल जाएगा। एक उदाहरण जो बहुत सारे लोगों ने लगभग इसका जरूर देखा होगा, आपके पास मिल जाएगा क्या, कि नारी बीच साड़ी है, नारी बीच साड़ी है, कि सारी बीच नारी है। दूसरी पंक्ति आती इसमें, नारी ही सारी है, कि सारी ही नारी है। कि दो संज्ञा है आपस में, एक साड़ी है और एक नारी है। द्रौपदी चीरहरण के समय की ये बात आपके पास मिल जाती है कि जब साड़ी इतनी बढ़ गई थी कि पता नहीं चल रहा था कि नारी के बीच में साड़ी है या, देखो जो ये की है ना, ये की इस या के अर्थ में है। नारी के बीच में साड़ी है या साड़ी के बीच में नारी है, पता नहीं चल पा रहा है। जो नारी है वही साड़ी है या जो साड़ी है वही नारी है। देखो अंत तक क्या कंफर्म हुआ कि कौन नारी कौन साड़ी, नहीं हुआ। तो अंत तक दो चीजों में डाउट बना रहना, वहां पर क्या मिल जाएगा आपको, संदेह अलंकार आपका मिल जाता है। एक और एग्जाम्पल इसका यहां पर आता है कि काया है या शेष उसी की छाया। काया यानी शरीर, शरीर या उस शरीर की छाया होने में क्या है, संदेह है, और लास्ट तक पता नहीं चला कि वो है क्या। एक एग्जाम्पल आपके पास यहां पर इसी तरीके से आ जाएगा कि विरह है अथवा, विरह है अथवा यह वरदान। विरह और वरदान के होने में संदेह भाई कि विरह है या वरदान है। अब माना कोई लड़का है जिसकी कोई प्रेमिका भी थी, घर वाले नहीं माने प्रेमिका से शादी करने के लिए, भाई मना कर दिया साफ, लास्ट में एक ही बहाना मिलता, लड़का और लड़की जो भी हो कि भाई घर वाले नहीं मान रहे हैं ना, तो घर वाले नहीं माने। अब उसकी शादी कहीं ऐसी जगह हो गई जहाँ उसको दहेज में जो है ना, देहरादून में बंगला मिल गया बड़ा सा, बहुत गाड़ी मिल गई, लग्जरी कार जो 40% GST होने वाला है जिस पर, ठीक है, और इस तरीके से बहुत वो मिल गया उसको। तो वो बेचारा डाउट में है यार कि मैं प्रेमिका से विरह मनाऊं या जो कुछ मिला उसको वरदान समझूं। समझ रहे हो ना, ऐसी स्थिति जिससे प्रतीत पता नहीं चला लास्ट तक भाई ये है क्या, ये विरह है या वरदान है। तो ऐसी कंडीशन आपके पास किस में आ जाएगी, संदेह अलंकार में आपका मिल जाता है। संदेह के साथ साथ मैंने कहा भाई ग्रुप बनाकर चलेंगे। संदेह के साथ ग्रुप बनाया जाता है किसका, भ्रांतिमान का, भ्रांतिमान अलंकार का। देखो भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में फर्क क्या है, पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा कि काव्य में जहां भ्रमवश उपमेय को उपमान माना जाता है। कि काव्य में जहां भ्रमवश यानी भूलवश, समान गुणों के कारण ये भूल होती है, भ्रम होता है, और उसमें उपमेय को मतलब उपमेय को उपमान मानना या फिर एक संज्ञा को दूसरी संज्ञा मान लेना, यहां पर क्या हो जाएगा, अतिशयोग, सॉरी ये आपका भ्रांतिमान हो जाएगा। थोड़ा समझो इस चीज को कि जैसे माना बहुत आसान, आपके पास एक एग्जाम्पल आता है कि काली बलखाती चोटी को देख, काली बलखाती चोटी को देख भ्रम होता नागिन का। भाई ये भ्रम भ्रम जहां पर भी आए वहां पर सीधे भ्रांति बना। अच्छा मैंने तो कहा थोड़ा सा कंपेयर करें दोनों चीजों को। संदेह में दो वस्तु हैं और दोनों में पता नहीं चल रहा कि है क्या चीज, लेकिन भ्रांतिमान में
थी कोई और वस्तु, उसको माना कुछ और गया है। ठीक है, कि काली बलखाती चोटी को देख भ्रम होता नागिन का, और ये आसानी से पता चल रहा कि वो चीज़ थी क्या, चोटी, और उस चोटी को क्या माना गया गलती से, उसी की जैसे संरचना थी ना उसकी, तो उसको माना गया कि क्या नागिन है। ऐसे यहाँ पर ऐसे चोटी नागिन से एक और आपके पास आता है एग्जाम्पल कि मुन्ना तब मम्मी के सिर पर, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सिर पर सांपिन लोटी। कि मुन्ना ने मम्मी के सिर पर क्या देखी, दो चोटी देखी हैं, और उन चोटी को क्या समझ बैठा, वो सांपिन, और भाग गया बेचारा। बहुत आसान है समझने के लिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसका यहाँ पर आता है, लिखेंगे देखें कि जानी श्याम को, जानी श्याम को श्याम घन, जानी श्याम को श्याम घन, नाच उठे वनमोर। जानी यानी जाना, किसको, श्याम को श्याम घन, श्याम मतलब कृष्ण, श्याम घन का मतलब काले बादल, कि जो कृष्ण जी हैं, श्री कृष्ण के सांवलेपन को मोर जो है ना पक्षी, उसने काला बादल समझा और नाचने लगे। ठीक है, वो वस्तु श्री कृष्ण, उसको क्या माना गया, श्याम घन काले बादल माना गया। ऐसे एक और आपके पास यहां पर आता है कि ओस बिंदु चुग रही हंसनी, ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उनको जान। और ये भी सेम चीज मिल जाएगा कि हंसिनी क्या कर रही है, ओस बिंदु खा रही है, जो ओस पड़ी हुई है उस ओस के बिंदुओं को खा रही है, भ्रमवश क्या मान के उनको कि वो क्या है, मोती के दाने हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा भ्रांति माना। तो भाई अभी तक वो अलंकार थे जिनके आपके पास उदाहरण नॉर्मली मिलेंगे। अब बात अगर हम करेंगे बाकी की, तो बाकियों में आपको परिभाषा ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। और उसमें हमारे पास पहला अलंकार आपके पास आ जाएगा क्या, विभावना। विभावना अलंकार की अगर हम बात करेंगे तो विभावना अलंकार मिलता है कि काव्य में जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है, बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है, यानी कार्य करने का साधन नहीं है तब भी कार्य हो रहा है, तो वो आपके पास विभावना है। इसकी परिभाषा आ चुकी है पेपर में, और बहुत आसान से इसके एक दो एग्जाम्पल आपके पास मिल जाते हैं। जैसे आ जाएगा क्या कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करत कर्म विधि नाना। बोर्ड परेशान हो गया शायद, लंबी क्लास है ना, कि बिनु पग चले, बिना पैर के चला जा रहा है, सुने बिनु काना, बिना कान के, देखो चलने के लिए पैर चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, वो नहीं है तब भी कार्य हो रहा है। कर बिनु करत कर्म विधि नाना, कि जो कर है यानी हाथ के बिना भी विधि, यानी विधि के अनेक, नाना मतलब अनेक बोलते, नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के कार्य संपन्न किए जा रहे हैं हाथ के बिना ही, जबकि कार्य करने के लिए हाथ तो चाहिए ही भाई। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या मिल जाएगा, विभावना, कि भाई कारण नहीं है तब भी कार्य हो रहा है। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास मिल जाता है कि नाची अचानक ही उठे, नाची अचानक ही उठे, बिन पावस वन मोर। देखो ये मोर कब नाचते हैं, जब आपका पावस यानी बारिश का मौसम हो, लेकिन मोर क्या है, अचानक नाच उठे बिना पावस के, बिना पानी, बिना बारिश वगैरह के, जो है मोर क्या करने, नाचने लगे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका और समझ लो, बाकी फिर आगे चलेंगे सीधे सीधे। एक आता है कि मूक होए वाचाल, मूक होए वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन।
कहा जा रहा है कि मूक का मतलब जो बोल नहीं सकता, गूंगा मतलब, ठीक है, कि वो क्या हो गया, वाचाल हो गया। वो गूंगा है, बोल नहीं सकता, लेकिन वाचाल हो गया। वाचाल में जो बहुत ज़्यादा बोलता है। पंगु का मतलब होता अपंग या जो दिव्यांग है पैर वगैरह से। पंगु चढ़े गिरिवर गहन, गहन का मतलब बहुत कठिन, कठिन पर्वत को चढ़ रहा है कौन, पंगु, जिसके पास पैर ही नहीं है, ठीक है ना। तो कारण है तब भी कार्य हो रहा है। ऐसे आपके पास आ जाता है आपका कि बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय, कि भाई किसी चीज़ को निर्मल या स्वच्छ करने के लिए क्या चाहिए, पानी साबुन की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके बिना ही वो कार्य हो रहा है। तो परिभाषा ध्यान रखना। और उसके बाद बिनु बिनु शब्द आपके पास अक्सर यहाँ पर एग्जाम्पल में मिल जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका, विभावना। बात करते हैं विभावना के साथ साथ जो आता है विशेषोक्ति अलंकार की। इसके विपरीत आपका परिभाषा हो जाएगी, विभावना के विपरीत इसकी परिभाषा आ जाएगी आपके पास कि काव्य में जहां कारण के रहते हुए भी, काव्य में जहां कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जाता है। काव्य में जहां कारण तो है लेकिन तब भी कार्य नहीं हो रहा है, वहां पर आपके पास क्या मिल जाएगा, विशेषोक्ति मिल जाएगा, ठीक है। विभावना का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। परिभाषा इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपके पास आ जाएगा कि पानी बीच मीन प्यासी, पानी बीच मीन प्यासी। वैसे आगे भी आता है कि पानी बीच मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवे हंसी, कि मुझे ये सब सुनकर क्या है, हंसी आ रही है। कि भाई पानी के बीच में रहकर मछली क्या है, प्यासी है। क्या है कि पानी तो है लेकिन तब भी प्यास नहीं बुझ रही है, कारण है लेकिन तब भी कार्य नहीं हो रहा है। ये आपके पास आ जाएगा विशेषोक्ति में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक और एग्जाम्पल इसका आता है कि दो दो नैन बरसते हैं, दो दो नैन बरसते हैं, मैं प्यासी की प्यासी। यानी कि नैनों का बरसना यानी बरसात होना बताया जा रहा है। भाई बारिश तो हो रही है लेकिन तब भी प्यास नहीं बुझ रही है, प्यासी की प्यासी रहने का यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। और मेनली इसकी परिभाषा ध्यान रखना। अब फटाफट से बस परिभाषा और एक एक एग्जाम्पल में हम समझेंगे इन चीज़ों को। हमारे पास एक आता है उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार, उल्लेख अलंकार में आपके पास क्या मिल जाएगा कि काव्य में जहां किसी विषय वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया हो, कि जहां पर किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का अनेक प्रकार से क्या हो, वर्णन हो, वहां पर आपके पास क्या मिल जाएगा, उल्लेख अलंकार आपके पास मिल जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल इसका आता है यहां पर आपका कि तू रूप है किरण में, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है कि कोई रूप है किरण, किरण में रूप के समान, सौंदर्य है सुमन पुष्प के समान, प्राण है पवन में, पवन में किसी प्राण के समान, ऑक्सीजन के समान, बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। और विस्तार क्या है, गगन के साथ आपका मन क्या है, विस्तृत रूप है। तो वहाँ पर आप स्टेटस लगा देना है इसको आज, ठीक है। दो चार लोग आपका भ्रम में आ जाएंगे, भ्रांतिमान हो जाएगा उनको भी, लेकिन उनको ये पता नहीं कि तुमने अलंकार पढ़ा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपके पास आता है एक, आपके पास और एग्जाम्पल इसका आता है कि नवल सुंदर श्याम शरीर, नवल सुंदर श्याम शरीर, कि जो शरीर है वो नवल है, नया है, सुंदर है और श्याम है। एक वस्तु का वर्णन मतलब अनेक प्रकार से किया जा रहा है, तो वहाँ पर आपका उल्लेख अलंकार हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए फटाफट से इसका जो अगला भेद आपके पास आता है, एक अलंकार आता है दृष्टांत।
दृष्टांत अलंकार। देखो दृष्टांत अलंकार में क्या मिलता है कि काव्य में जहां किसी बात को उदाहरण देकर समझाया जाता है, काव्य में जहां किसी बात को जो है उदाहरण देकर समझाया जाए, वहां आपको क्या मिल जाएगा? दृष्टांत अलंकार। देखो कैसे होगा, यहां पर एक एग्जांपल बस इसी में समझेंगे। आता है कि जो रहीम उन्नति प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। कहा जा रहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का, रहीम का मतलब वही मानव जाति की बात करें कि जो मनुष्य क्या है, उत्तम प्रकृति का है, अच्छी प्रकृति का है, कर सकत कुसंग, वो क्या कर सकता है? कुसंग, बुरी संगति कर सकता है, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे प्रभाव नहीं पड़ेगा? उदाहरण क्या है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, कि चंदन कभी भी विष को ग्रहण नहीं करता है, जबकि उस पर भुजंग यानी सांप लिपटे रहते हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो लोग बोलते हैं अरे यार दोस्त ने पिला दी, बस शुरू में दोस्तों ने बैठा दिया, दोस्तों ने पिला दी, तब मुझे आदत पड़ गई। जब तक खुद पर नियंत्रण है, कोई दोस्त वगैरह कुछ कोई गला में थोड़ा खलेगा कोई, समझ रहे हो ना? तो ये खाली बस खुद पे नियंत्रण वाली बातें होती हैं। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर आपका एक और इसका बस 2 अलंकार आपके पास बचते हैं, बस खाली है ना, अगर आप शुरू से गिन रहे हो चीज़ों को। तो हमारे पास एक आता है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार, देखो इसका नाम ही बता रहा है कि विरोध का आभास होना। क्या आता है भाई? जहां पर काव्य में जहां सामान्य अर्थ में विरोध का आभास हो, परंतु वास्तविक अर्थ में विरोध ना हो। कि काव्य में जहां सामान्य अर्थ में तो विरोध का आभास हो रहा हो, लेकिन अगर उसका वास्तविक अर्थ देखा जाए तो उसमें विरोध ना हो, ऐसे अलंकार विरोध। परिभाषा याद रखना, बस एग्जाम्पल कहीं पर आता तो ठीक, नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल यहां पर आता है आपका कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। देखो पहली पंक्ति आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, कि या अनुरागी चित्त, अनुरागी यानी प्रेम में पड़ा कोई चित्त यानी कोई मन है, कि उसकी गति या उसकी दशा कोई नहीं समझ सकता है, कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। देखो दूसरी पंक्ति का अगर हम सामान्य अर्थ देखते हैं तो कहा यह जा रहा है कि भाई जैसे जैसे श्याम रंग यानी काला रंग बढ़ता है, वैसे वैसे उज्ज्वल होता है। ये विपरीत उल्टी चीज हो गई ना, कि काला रंग बढ़ने से कोई चीज उज्ज्वल कैसे हो सकती है? लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? श्याम रंग की मतलब यहां पर श्याम रंग का अर्थ क्या आ रहा है? कृष्ण भक्ति। और अब इसका अगर अर्थ देखो कि जैसे जैसे वो मन कृष्ण भक्ति में डूबता जा रहा है, या जैसे जैसे उस मन में कृष्ण भक्ति बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मन क्या हो रहा है? उज्ज्वल हो रहा है। और अब जो इसका वास्तविक अर्थ पता चल गया तो अब इसमें कोई भी विरोध नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके पास क्या आ जाएगा? विरोधाभास अलंकार आपको मिल जाएगा। और लास्ट हमारे पास अलंकार आता है आपका व्यतिरेक। एग्जाम्पल में ज़्यादा कुछ आया नहीं है, लेकिन ऑप्शन में मिला है आपको बहुत सारे पेपरों में, ये तो भाई पता होना चाहिए, ऑप्शन हटाना भी तो है ना। चलिए, व्यतिरेक में आता है आपका लास्ट आपके पास ही मिल जाएगा कि काव्य में जहां
उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए। काव्य में जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, यानी कि सामान्य रूप से जिसके साथ वर्णन होना चाहिए, जिसके साथ तुलना होनी चाहिए, उसके गुणों से बढ़कर बताना किसी चीज़ को। देखो वर्णन किस तरीके से मिल जाता है आपके पास यहाँ पर, कि एक ही एग्जाम्पल इसका मुख्य रूप से फिलहाल देखेंगे कि आता है उसके जस प्रताप के आगे, उसके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। कि किसी के यश प्रताप का वर्णन किया जा रहा है, उसका यश प्रताप जो बताया जा रहा है, वर्णन क्या किया जा रहा है कि उसके आगे शशि यानी चंद्रमा भी मलिन यानी मलिन मैला लग रहा है। रवि शीतल, रवि क्या लग रहा है? शीतल, ठंडा, सूर्य ठंडा लग रहा है। यानी कि किसी का यश प्रताप इतना तेज है कि सूरज भी फीका है और चंद्रमा भी फीकी है उसके चमक के साथ साथ। जबकि भाई तेज में आपका रवि की सूरज की तुलना होनी है और शशि की तुलना होती है चमक के लिए, लेकिन इससे भी श्रेष्ठ बताया गया किसी चीज़ को, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? व्यतिरेक अलंकार मिल जाएगा। ठीक है, और सफ़र बहुत लंबा था लेकिन अंत भला तो सब भला। उम्मीद है आपको अलंकार अब समझ में आए होंगे कुछ, और नहीं भी है तो कम से कम ना 1-2 बार वीडियो को देखना, लिखना, इसके बाद जितना टाइम मिल सके, खासतौर पे जिनका पेपर 21 तारीख को इतना टाइम ना मिले तो एक बार फटाफट से फिर से इसको देख लेना। नहीं है तो आगे ना इसके नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। जिनका आगे के सोच रहे हैं, वो आता ना पेपर लास्ट होते होते हम बोलता अरे यार इसमें तो तैयारी है नहीं, आगे देखेंगे। तो वैसे तो पहले तो मन के हारे मन के मन में हारना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। बट फिर भी जो लोग आपका नए तैयारी वाले जो भी कुछ है तो नोट्स बनाएं इनको और देखें, बार बार रिवीजन करें। जो भी बुक्स आपके पास में, जो भी अलंकार में, उनको ऐड करते रहें, परिभाषा समझें और उसको साथ में यहाँ पर शामिल करते रहें। ठीक है, तो चलिए भाई फिलहाल यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही और अलंकार में इतना ही। मिलेंगे आपको अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।